अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी चीज़ अपनी लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, डेप्थ में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो बैठता है। अब प्रोटीन्स हमारे पास बहुत छोटी भी हैं और बहुत बड़ी भी हैं, और इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अब तक जो हमें मालूमात हासिल हुई है उसमें हमने 4 लेवल्स रख छोड़े हैं जिसमें इनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। प्राइमरी पहला, सेकेंडरी दूसरा लेवल, टर्शरी तीसरा लेवल एंड क्वाटनरी चौथा लेवल। दुनिया भर में जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके चारों लेवल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके पहले 3 लेवल जो है वो एटलीस्ट ज़रूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक जो प्रोटीन है, मिसाल के तौर पर उसमें ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं इनका लीनियर फैशन क्या है, लीनियर फैशन यानी लीनियर जो तरतीब है वो क्या है और किस तरतीब से ये आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये ग्लाइसिन है, ये सेरीन है, ये वैलिन है, ये मिथायोनीन है और ये जो है फिनाइल एलानिन है, तो ये सारे लीनियर फैशन में जो सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू की फॉर्म में आपस में लिंक हुए हैं और उनके दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड है तो इनकी तादाद क्या है और इनकी तरतीब क्या है। अब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स जो हैं दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है आपको पता है कि हमने 20 कंसीडर किए हुए हैं। ये 20 वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ज़्यादातर हमारे जिस्म में पाई जाने वाली प्रोटीन्स में जो है होते हैं, और इन्हीं के मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के मिलकर बनने से प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि अगर एक प्रोटीन है उसमें 1000 की तादाद में अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं तो सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स उसमें कैसे पाए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है कि साथ साथ जो अमाइनो एसिड है वो रिपीट भी हो सकता है, एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा जगह भी लग सकता है, और एक चेन में इन्हीं 20 के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 अमाइनो एसिड है किसी प्रोटीन में तो वो पाए जाएंगे। तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ तादाद होती है अमाइनो एसिड्स की, हंड्रेड्स में भी हो सकती है, सेवरल सैकड़ों में यानी हज़ारों में भी हो सकती है, और हमने इसका लीनियर फैशन जो है वो देखना होता है। अब हीमोग्लोबिन हमारी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये हीम ग्रुप रखती है, ये इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये एबनॉर्मल होती है अगर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो और उसमें एक अमाइनो एसिड गलत लग जाता है यानी वैलिन लग जाता है ग्लूटामिक एसिड के बजाय छठी पोजीशन पे। इसका मतलब है कि अगर हम इस अमाइनो एसिड के 6 पहले अमाइनो एसिड जो हैं वो ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ इधर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था लेकिन इसकी जगह वैलिन लग गया, जिसकी वजह से जो सीक्वेंस होना चाहिए था वो ख़राब हो गया। तो ये जो प्रोटीन बनेगी ये एबनॉर्मल होगी और ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से जब ये रेड ब्लड सेल्स पर पाई जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स की शेप को भी ख़राब कर देगी, और इस वजह से जो सिकल सेल एनीमिया उसकी जो पूरी बीमारी है वो हो जाएगी एक इंसान को। अब इन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स हैं हमारे जिस्म में पाई जाती हैं उनके आगे ब्रैकेट के अंदर उनके नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि उनमें कितने पाए जाते हैं। इंसुलिन में 51 है, राइबोन्यूक्लियस में 124 हैं, बीटा चेन हीमोग्लोबिन में 146 हैं। फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन 2 में 8 है, एंजियोटेंसिन 3 में 7 है, ग्लूकागॉन में 23 है, कैल्सिटोनिन में 32 है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH ये कहलाता है, इसमें जो है जनाब 3 है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारे अमाइनो एसिड जो लगे हुए हैं, अब इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ब्रांच वाले भी हो सकते हैं, कुछ जो है वो रिंग वाले भी हो सकते हैं, कुछ जो सादा तरीन भी हो सकते हैं। हमने ये बात की थी कि अमाइनो एसिड्स का बजाते खुद जो है वो स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क शक्लों में पाए जा सकते हैं। अब आपको बता दूं कि सेंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1953 में, इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला। 1953 में इन्होंने काम किया था और 1958 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने इंसुलिन काओ और बफलो के ब्लड से जो है वो निकाली थी और उनके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो डिस्कवर किया था और एक टेक्निक दी थी जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोटीन का अमाइनो एसिड जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक चेन में 21 और एक में 30 अमाइनो एसिड है टोटल। अगर आप इनको करें तो 51 बन जाते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है कि इंसुलिन में 51 पाए जाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ जानदारों की जो इंसुलिन है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी अमाइनो एसिड में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक जानदार के अमाइनो एसिड में सिस्टीन लगा हुआ है तो दूसरे जानदार के जिसम में उसी जगह पर वैलिन भी हो सकता है। यही वजह है कि जो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हम जानदारों का एक दूसरे से नहीं लेकर लगा सकते, बल्कि इंसानों का ही दिया जा सकता है और इसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये चेन्स की शक्ल में होते हैं। अब एक जो प्रोटीन होती है उसमें एक से ज़्यादा चेन होती है। मिसाल के तौर पर एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है,
तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 3 जो हैं वो चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की। इन चेन्स को आपस में साथ रखने के लिए कई तरह के जो एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, कई तरह की इंटरेक्शंस होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि इनके स्ट्रक्चर को, इन तीनों चेन्स को इकट्ठा रखेंगी। अगर ये इकट्ठा रखेंगी तो ये प्रोटीन का एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्रोटीन्स की चेन्स को इकट्ठा रखने के लिए फॉर एग्जांपल डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ये काम करता है, ये सिस्टीन रेसिड्यूज़ के दरमियान में बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जो कि चेन्स को इकट्ठा रखने में मददगार साबित होती है। तो इन सब बातों से हमें मालूम होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं, और ये सैकड़ों तादाद में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं इनको फिर इकट्ठा रखना भी इनके स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लीनियर सीक्वेंस उसमें क्या है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड की तादाद क्या है। इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। उसमें हम क्या करते हैं कि ये एक प्रोटीन है, हमारे पास एक मशीन होती है, इस मशीन के थ्रू प्रोटीन के ऊपर एक्स रेज जो हैं उनको फेंका जाता है। एक्स रेज क्योंकि आपको पता है ये वेव्स हैं, बजाते खुद ये भी एटम्स से मिलकर बनी है। जब ये प्रोटीन में मौजूद जगह जगह एटम्स के साथ टकराती हैं तो टकराने के दौरान ये अपना रुख बदल लेती हैं, यानी यहाँ इसने टकराया और यहाँ पर इसने अपना रुख बदल लिया, इसको कहते हैं डायफ्रैक्ट हो जाना। और जहाँ जहाँ एटम्स मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन दोनों एटम्स के दरमियान में जगह खाली है तो रेज गुजर कर सामने से निकल जाती हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक में एक्सरेज को बम्बार्ड किया जाता है, यानी फेंका जाता है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर और उसके सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी जाती है। बहुत सारी एक्सरेज टकरा कर अपना रुख बदल लेती हैं, मिसाल के तौर पर यूँ रुख बदल लेंगी, मिसाल के तौर पर यूँ रुख बदल लेंगी। और बहुत सारी जो एक्सरेज होंगी वो जहाँ जहाँ प्रोटीन में खाली जगह है वो सामने जाकर फोटोग्राफिक फिल्म पर डिपॉजिट हो जाएंगी। तो इन फोटोग्राफिक फिल्म्स की मदद से हमें एक इमेज मिल जाता है कि प्रोटीन में कहाँ कहाँ एटम्स मौजूद हैं, कहाँ कहाँ खाली जगह हैं। तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें अमाइनो एसिड्स की चेन्स किस तरह से इकट्ठी हुई हुई हैं। तो ये एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक हमें मददगार साबित होती है, बताती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कॉइलिंग कहाँ हुई हुई है, फोल्डिंग कहाँ हुई हुई है, और इन चेन्स को और कॉइलिंग्स को बनाने के लिए बॉन्डिंग कौन सी इस्तेमाल हुई हुई है। अब यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन को दिखाया गया और आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें से 1 2 3 4 टर्न्स हैं। आप देख सकते हैं कि सक्सेसिव टर्न्स के दरमियान में जो कार्बन एटम मौजूद है इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसने इधर अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ जो है एक वीक अट्रैक्शन बना रखी है। इसी तरह हर टर्न पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन ने टर्न बना रखी है, इंटरेक्शन बना रखी है। तो मुख्तलिफ तरह से जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं किसी भी अमाइनो एसिड्स के, वो फेस फॉरवर्ड करते हैं, वो आगे की तरफ लगे होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो हैं ये भी इम्पार्ट करते हैं, चेन्स को इकट्ठा रखने में मदद देते हैं, इंटरचेन्स के साथ दरमियान में बॉन्डिंग बनाने में मददगार साबित होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी समटाइम्स इसमें हेल्प करती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इस टर्न की बात करें तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि हर हेलिकल स्ट्रक्चर का, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को, हर हेलिकल स्ट्रक्चर में तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड का हिस्सा आता है, यानी आप तकरीबन 3.5 अमाइनो एसिड का हिस्सा एक टर्न में पाएंगे और वो मौजूद होगा। और सक्सेसिव टर्न जो उसके बाद अगला टर्न शुरू हो जाएगा उसका डायामीटर अगर हम मापें तो वो 0.54 नैनोमीटर है। नैनोमीटर बहुत छोटी इकाई है जो कि मीटर से बहुत बहुत छोटी है, और इसको हम मेजर करते हैं उन चीज़ों को की लंबाई मापने के लिए, फासले मापने के लिए जहाँ पर जो चीज़ है हमारे पास वो बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है। ज़ाहिरी बात है प्रोटीन्स तो एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, मुख्तलिफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, तो ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स जो है मिसाल के तौर पर ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसमें आप प्रोटीन्स के देख रहे हैं किस तरह से ट्विस्ट और टर्न्स हैं और ये कैरी ऑन होते हैं। अब जो प्रोलीन है फॉर एग्जांपल, इसने यहाँ पर मिसाल दी है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकता, इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स में मौजूद जो अल्काइल ग्रुप हैं वो हेल्प आउट करते हैं एक स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के लिए। अब जो अमीनो एसिड्स की ये चेन है ये हेलिकल भी होती हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, ये शीट्स की फॉर्म में भी होती हैं जिन्हें हम बीटा प्लीटेड शीट्स बोलते हैं, जो कि अपने ऊपर ही फोल्ड हुई होती हैं। तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन में 5 से आप देखेंगे कि 10 अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो हैं वो लाइन अप होंगे, और उसके बाद यही चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाएगी और कॉइल होकर बिल्कुल ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, सुकड़ जाएगी।
जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के दरमियान में तो नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बनता है, जो कि अमाइनो एसिड्स को साथ रखते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर हाइड्रोजन भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो कहीं कहीं मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग, बमा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हेल्प आउट करती हैं और चेन्स को एक दूसरे के साथ फोल्ड करने में मदद देती हैं। प्रोटीन्स containing this structure are inelastic because the hydrogen bonds are at right angle to the direction of stretching and simply hold the bundles of adjacent portion of the peptide chain together. बाज़ जगह जिन प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, वो प्रोटीन की चेन्स को एक दूसरे के साथ फोल्ड बैक इस तरह से करता है कि इनके दरमियान में इलास्टिसिटी, लचक नहीं रहती, बल्कि बहुत ज़्यादा क्वेलिंग हुई होती है। और जो प्रोटीन की पेप्टाइड चेन्स हैं वो थोड़ा सा एक तरफ पाई जाती हैं, उनके बंडल भी साथ साथ हो जाते हैं और ये शीट की फॉर्म में इनको खोल कर देखा नहीं जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा प्लेटेड जो है वो शीट्स हैं। अब एक आप ये चेन देख रहे हैं, एक आप ये चेन देख रहे हैं। दोनों चेन्स को आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ग्रुप लगा हुआ है, इसके अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इसने इंटरेक्शन पैदा की हुई है। अगेन यहाँ पर भी यही इंटरेक्शन पाई जाती है, अगेन यहाँ पर भी यही इंटरेक्शन पाई जाती है। अब यहाँ एटम्स की क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ मौजूद नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन इन दो चेन्स को शीट्स की शक्ल में इकट्ठा रखने में मददगार साबित होगी। और दोनों चेन्स को आप देख सकते हैं कि उसने इकट्ठा रखा हुआ है, एक चेन ये है और एक चेन ये है। तो हमारे जिस्म में पाई जाने वाली मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स होती हैं उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन है, जैसे कि कैराटिन है, ये बालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो अल्फ़ा कैराटिन हैज़ अ हाईली डेवलप्ड अल्फ़ा हेलिक्स, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है। कोलेजन और जो फिब्रोइन है, कोलेजन आपको पता है हमारी स्किन में पाया जाता है, फिब्रोइन जो है ये सिल्क में पाया जाता है। तो ये बीटा प्लेटेड शक्ल में होते हैं। इसलिए मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके स्ट्रक्चर हैं, कोई हेलिकल हैं, कोई बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, कोई फोल्डेड में फॉर्म में है। इसके अलावा हर जो प्रोटीन है उसमें बेंड्स, टर्न्स, लूप्स जो है वो ख़ास जो है वो टर्न्स की वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के अंदर क्योंकि मखसूस तरतीब से जो है उसके तमाम एटम्स पाए जाते हैं, इसलिए हर जगह इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में इंटरेक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में इंटरेक्शन है, बट दिस इंटरेक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन दीज अल्काइल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट एट दिस कार्बन एटम। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि द टर्म्स रेफर्स टू द सेगमेंट्स दैट जॉइन टू यूनिट्स और द अबव मेंशन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड आर क्वाइट शॉर्ट इन लेंथ। ये बात हो रही है उन प्रोटीन के हिस्सों की जो कि छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में, ज़्यादा लंबे नहीं होते और ये आपस में सेगमेंट्स जो हैं वो जुड़कर इकट्ठे रहते हैं। तो अगर एक बीटा प्लेट शीट भी जो है वो बेंड करती है तो उसमें भी एडजेसेंट स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अगर एक तरतीब यूँ जा रही है तो दूसरी तरतीब यूँ जाएगी। ये पैरेलल आमने सामने रहेंगे लेकिन एक दूसरे के उलट इनकी एटॉमिक जो पोजीशन है वो होगी। उसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं वो कन्फॉर्मेशन उनकी ऐसी होती है कि उनकी सारी चेन्स जो है एक दूसरे के ऊपर ही फोल्डिंग हुई होती हैं, वो लीनियर फॉर्मेशन नहीं रखती, वो बीटा प्लेटेड शीट्स नहीं रखती, या उनमें इंटरेक्शन शुरू से लेकर एंड तक इस तरह से होती है कि तमाम चेन्स अपने ऊपर ही कॉइल अप हो जाती हैं। तो दीज टर्म्स रेफर टू द सेगमेंट्स दैट जॉइन टू यूनिट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दिस टाइप ऑफ बेंड इज मेड बाय 4 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ये जो बेंड टर्न्स और बेंड जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर्स में अगर प्रोड्यूस होते हैं तो 4 अमाइनो एसिड जो है वो इकट्ठा हिस्सा लेते हैं, जिनके दरमियान में इंटरेक्शन की वजह से एक पूरी चेन जो है वो ऐसे गोल घूम जाती है। और इसमें फॉर एग्जांपल मेनली प्रोलीन और ग्लाइसिन है। इसी तरह लूप्स भी पाए जाते हैं अमाइनो एसिड में, ये थोड़े से ट्विस्ट और टर्न से कम होते हैं। इसके अलावा एक हिस्सा जो है, एक स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है सेकेंडरी मोटिव्स का। दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट साइट्स वेयर फॉर एग्जांपल 2 बीटा शीट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब हमने बात की कि एक फॉर एग्जांपल बीटा शीट ऐसी है तो इसके साथ दूसरी बीटा शीट को इकट्ठे रखने के लिए फिर ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये काम करेगी, जिन्हें हम कह रहे हैं सुपर सेकेंडरी मोटिव्स। The bends and loops possess important biological properties, contribute to the enzyme activities, and provide so-called epitomes that are the sites for recognizing and bending of antibodies. क्योंकि प्रोटीन्स कई शक्ल की कई हैं और हमारे जिस्म में कई तरह से काम कर रही हैं, तो जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है उसी से रिलेट करता हुआ इनका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वैसा ही उसी किस्म का फंक्शन ही हमारे जिस्म में परफॉर्म करती हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो एंजाइम्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत सारी हैं जो एंटीबॉडीज़ के लिए इस्तेमाल हो
रही हैं या एंटीबॉडीज़ की सेल्स के साथ बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, हत्ता कि हमारे जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज़ नॉट ऑलवेज इन एन ऑर्डर्ड स्टेट, एक मखसूस तरतीब से नहीं होता, डिसऑर्डर्ड स्टेट से भी होता है। यानी इसमें चेन्स में कहीं आपको शीट फॉर्मेशन नज़र आएगी, कहीं आपको हेलिकल फॉर्मेशन नज़र आएगी, कहीं आपको लूप फॉर्मेशन नज़र आएगी। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बड़ा ही डाइवर्स है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ये देख सकते हैं आप टर्शरी स्ट्रक्चर, आपको एक पूरा जो है चेन के जैसा हिस्सा नज़र आ रहा है। एक खुला हिस्सा ये है, एक खुला हिस्सा ये, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर की तरफ है, एक तरफ अमाइनो एसिड ग्रुप बाहर की तरफ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी चेन ने अपने ऊपर एक दूसरे को कॉइल किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। सो द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स इट्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप और कॉन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको इसका हुजम भी नज़र आ रहा है, इसकी लंबाई भी नज़र आ रही है, आपको इसकी डेप्थ भी नज़र आ रही है, इसमें जहाँ जहाँ खाली जगह मौजूद हैं आपको वो भी नज़र आ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जिसको हम खोल कर देखना चाहें, बाज़ दफ़ा पता चलता है कि उसकी जो विड्थ है उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 20 गुना ज़्यादा है, क्योंकि चेन जो है वो फोल्डिंग हुई होती हैं। तमाम चेन की फोल्डिंग को खोला जाए और एक्सरे डायफ्रैक्शन से इसको स्टडी किया जाए तो मालूम होता है कि ये एक पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है वो इकट्ठी हुई भी थी, जिसको आप परत बाय परत, लेयर बाय लेयर खोलना शुरू कर दें तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाता है। अब इन चेन्स को इकट्ठा रखने के लिए डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो काम करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये सिस्टीन अमाइनो एसिड्स जो है उसके रेजिड्यू में साथ साथ पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अंदाज़ा कर लें कि एक चेन हमारी ये है पॉलीपेप्टाइड चेन, एक चेन हमारी पॉलीपेप्टाइड ये चेन है, तो एक सल्फाइड आपको यहाँ एटम नज़र आएगा, एक सल्फाइड आपको एटम यहाँ नज़र आएगा, और एक ये यहाँ बॉन्डिंग बनाकर इस चेन को पकड़ेगा ये, इस चेन को पकड़ेगा ये, और इन दोनों ने आपस में ये जो ब्रिज बना दिया जिसकी वजह से प्रोटीन इकट्ठी रह रही है, इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से भी बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो उसमें प्रोटीन्स कॉन्फॉर्मेशन जो है वो बदल जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन एक अमाइनो एसिड में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, एक तरफ आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप लगता है, एक तरफ आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, और एक तरफ आप जानते हैं कि अमाइनो ग्रुप लगता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है। तो जब सक्सेसिव अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसके सामने भी अमाइनो एसिड्स होंगे दूसरी चेन में ये। अब ये अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें 2 चेन्स मौजूद हैं, तो इसके हाइड्रोजन के साथ इसके एटम ने मौजूद जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये इस काबिल हो जाती है कि ये चेन्स को इकट्ठा रख सकती है। तो इसने यहाँ पर आपको बताया भी है कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अमाइड ग्रुप में या पेप्टाइड बॉन्ड में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन एटम है ये हेल्प आउट करते हैं और ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन को टर्शरी स्ट्रक्चर की कॉन्फॉर्मेशन हासिल करने में मदद मिलती है। वॉन डेर वाल वीक फोर्सेस हैं, वीक अट्रैक्शंस हैं, ये जो है नॉन पोलर साइड चेन्स पर पाई जाती हैं, यानी ये वो हिस्से होंगे अमाइनो एसिड्स के जहाँ पर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा एस्ट्रल लिंकेज जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके दरमियान में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। इसके अलावा वो जगह जहाँ पर जो है वो चार्जेस होते हैं या पोल्स बने होते हैं, फॉर एग्जांपल इस अमाइनो एसिड में नेगेटिव है और इसके सामने जो चेन है इसमें पॉजिटिव कहीं चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये चेन्स को इकट्ठा रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस जो है ये हमें हेल्प आउट करता है, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया जाता है रेस की फॉर्म में, एक्सरेस की फॉर्म में, और ये जाकर टकराते हैं प्रोटीन्स में मौजूद तमाम किस्म के एटम्स के साथ। जहाँ जगह खाली होती है वहाँ से गुजर जाते हैं, और जहाँ ये किसी एटम के साथ टकराते हैं ये अपना रास्ता बदल लेते हैं, जिसे हम डायफ्रैक्शन होना कहते हैं। और फिर उससे हमें एक पूरा पैटर्न मिल जाता है फोटोग्राफिक फिल्म पर, जहाँ पर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका ओवरऑल मेन स्ट्रक्चर क्या होगा। अब बात कर लेते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर की। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है ये हर प्रोटीन का नहीं होता, ज़्यादातर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी लेवल पर ही ख़त्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन जो छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में पाई जाती हैं उन यूनिट्स को इकट्ठा रखा जाता है। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स इन 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्सेस विच इज़ नोन एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये एक सब यूनिट है, ये सब यूनिट है, ये सब यूनिट है। तो कोई प्रोटीन जो होती है वो छोटे छोटे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है और उन सब यूनिट्स को इकट्ठा रखा जाता है
इस स्ट्रक्चर में। सो ईच ऑफ द अल्फा बीटा चेन्स एंड फोल्ड्स इन अ हीम ग्रुप। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और इसमें 2 चेन्स अल्फा होती हैं, 2 चेन्स बीटा होती हैं। चारों की चारों चेन्स को इकट्ठा रख के हीम ग्रुप जिसमें आयरन होता है वो सेंटर में पाया जाता है और पूरे 4 सब यूनिट्स को इकट्ठा रखा जाता है, हत्ता कि पूरा एक फोल्डेड फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ जाता है। इसी तरह जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये भी 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। इनकी एसोसिएशन जो है वो भी बताती है कि ये भी क्वाटनरी स्ट्रक्चर के हामिल हैं। सो ये जो सब यूनिट्स हैं इनको इकट्ठा रखा जाता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से, जिसमें शराकतदारी ना हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं जिसमें पानी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो रिपेल किया जाएगा और दूसरी किस्म की इंटरेक्शंस जो है वो एटम्स के दरमियान में होंगी। प्रोटीन्स हैविंग अप टू 40 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ऐसी प्रोटीन्स भी देखी गई हैं जिनमें 40 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके कितने छोटे छोटे सब यूनिट्स होंगे जिनको इकट्ठा रखा जाता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। मिसाल के तौर पर बोवाइन हेपेटिक ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, दिस इज द नेम ऑफ एन एंजाइम जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है लिवर से और ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है आप देख सकते हैं कि 1 लाख है। जाहिर बात है जितनी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जानदार के जिस्म में होंगी उतना ही ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। यहाँ आपका प्रोटीन का चैप्टर ख़त्म हो गया।